गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग थ्योरी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं गर्भाशय के बाहर गर्भ ठहरना। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फीटस यानी भ्रूण गर्भाशय के बजाय किसी और जगह विकसित होने लगता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है कि वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, और वहाँ से ये जाइगोट फर्टिलाइज होकर आगे की ओर जाते हुए यूट्राइन ट्यूब में जाते हुए यूट्रस में आता है, और यूट्रस की जो इनर लेयर जिसको कि एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें जाकर इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है और इन्वेड होता चला जाता है, यानी धंसता चला जाता है और यहीं पर बरीड हो जाता है। लेकिन यही सारी गतिविधि ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम को छोड़कर किसी और जगह जब होती है तो उसे एक्टोपिक कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी साइट्स होती हैं जो कि यूट्रस को छोड़ करके होती हैं? तो नॉर्मली 98% केसेस फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, यूट्रस को छोड़कर, जहां पर ज़्यादातर इम्प्लांटेशन होता है। और 2 से 3% कंडीशन के अंदर किसी और जगह पर प्रेजेंट होता है। तो 98% जो ट्यूब के अंदर होता है उसे कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। और जैसा कि फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि एम्पुला, इंटरस्टिशियल, इस्थमस और इनफंडिबुलर पार्ट। तो इन 4 भाग के अंदर किसी भी जगह पे इम्प्लांटेशन हो सकता है, बट इन चारों भागों में जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो होता है एम्पुला। तो इस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है, और उससे कम संभावना इस्थमस में, और उससे कम इनफंडिबुलम में, और सबसे कम संभावना सबसे नैरो यानी सकरे पार्ट में जो कि इंटरस्टिशियल होता है वहाँ पर होती है। और बचे हुए 2 से 3% कंडीशन में ओवरी के अंदर हो सकता है इम्प्लांटेशन, सर्विक्स के अंदर हो सकता है इम्प्लांटेशन, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकता है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी और सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। मीन्स प्राइमरी एब्डोमिनल कैविटी में फर्टिलाइजेशन होना, यानी सीधे ही फर्टिलाइजेशन होकर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, यूट्रस के बाहर एब्डोमिनल कैविटी, यानी सीधे ही फर्टिलाइजेशन होकर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मूव करना, ये रेयरली होता है। उससे कॉमन होता है सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, यानी पहले तो किसी और भाग में जैसे कि ट्यूब में या ओवरी में इम्प्लांट हो जाना, और फिर उसके बाद वहाँ से रिलीज होकर एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर जाए, तो ये सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहलाती है। सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा प्रीवियस सिजेरियन स्कार, जिसका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसी जगह हो सकती है जहाँ पर स्कार लगा होता है सिजेरियन सेक्शन का। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, और उसके भी एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। और एक कॉर्नुअल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, यानी अगर महिला के अंदर यूट्राइन एनोमली है, मीन्स यूट्रस के अंदर भी डिवीज़न है, तो जो रूडिमेंट्री हॉर्न होता है, यानी जो एक्स्ट्रा निकला हुआ भाग होता है, उसके अंदर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर उस छोटे से हिस्से में प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे कहते हैं कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। बट एम्पुलरी प्रेगनेंसी जो फैलोपियन ट्यूब में होती है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अब देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमन है ट्यूबल प्रेगनेंसी, ये होती क्यों है? तो नॉर्मली पहले जाने की क्या होता है। नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर ट्यूब में प्रेजेंट जो इनर लाइनिंग है उस पर सीलिया होते हैं, और ये सीलिया फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस की ओर मूव करते हैं, और ट्यूब के मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण भी फर्टिलाइज्ड ओवा यूट्रस की ओर जाता है। लेकिन किन्हीं रीज़न से
जब इनमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो जाता है, यानी कि सीलिया या ट्यूब की ये मूवमेंट करने की क्षमता डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण वो जो फर्टिलाइज्ड ओवा है वो यूट्रस की ओर आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं ट्यूब में रुककर विकसित होने लगता है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? सबसे पहला है ट्यूबल डैमेज और डिसफंक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसे कि शॉर्ट में पीआईडी कहते हैं। ट्यूबल डैमेज जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो किसी भी इन्फेक्शन के कारण होती है, और ये इन्फेक्शन वेजाइनल रूट से ट्यूब तक पहुंच सकता है और फैलोपियन ट्यूब के नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, गोनोरिया या फिर क्लेमेडिया के कारण ऐसा हो सकता है। और इस वजह से ट्यूब का मोटिलिटी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस की ओर आगे ना बढ़कर ट्यूब के ही किसी पार्ट में रुककर वहीं डेवलप होने लगता है। इसके अलावा प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी इम्प्लांट हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले कभी अगर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की गई होगी, जिसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हुआ होगा और ये स्कार प्रेजेंट की प्रेगनेंसी को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। सेम रीज़न है ट्यूबल सर्जरी और लाइगेशन अगर हुआ होगा तो भी स्कार फॉर्मेशन के कारण एक्टोपिक हो सकती है, या फिर सल्पिंजाइटिस के कारण भी ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। देन दूसरा रीज़न है एक्टोपिक का हार्मोनल फैक्टर्स। अगर वीमेन इनफर्टाइल, हार्मोनल फैक्टर्स में जैसे कि आईवीएफ जब महिला करवाती हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, या फिर आईयूसीडी के कारण। तो अगर विमेन इनफर्टाइल है, आईवीएफ में क्या देखेंगे कि अगर विमेन इनफर्टाइल है तो उस कंडीशन में जो आईवीएफ टेक्निक होती है उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आईवीएफ में जो फर्टिलाइज्ड ओवम एंटर कराया जाता है वो कहीं भी जाकर इम्प्लांट हो सकता है और एक्टोपिक कॉज कर सकता है। ऐसे ही ओरल पिल्स या फिर आईयूसीडी के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये ओरल पिल्स गर्भ निरोधक यानी गर्भ को धारण ना करने के लिए दी जाती हैं। ये ओव्यूलेशन को रोक देती है, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करके स्पर्म्स को ओवम तक नहीं पहुंचने देती, और एंडोमेट्रियम लेयर को भी पतला कर देती है ताकि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जो कि मोस्टली एक्टोपिक हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि ओरल पिल्स ओव्यूलेशन को पूरी तरह से नहीं रोक पाती, खासकर अगर दवा लेने में देरी की गई हो या फिर सही समय पर ना ली गई हो। ये पिल्स फैलोपियन ट्यूब की गति को भी धीमा कर देती है, जिससे फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर एम्ब्रियो ट्यूब में ही रुक जाता है और वहीं इम्प्लांट हो सकता है। क्योंकि ये पिल्स एंडोमेट्रियम को भी पतला कर देती हैं, इस कारण अगर फर्टिलाइजेशन ट्यूब में हो भी जाता है तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और एम्ब्रियो गलत जगह है, जैसे कहीं भी ट्यूब में ही चिपक सकता है। और आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि कॉपर टी भी गर्भ निरोध के लिए लगाई जाती है, जो कि यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट होने से रोकती है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में इसका असर, आईयूसीडी का असर फैलोपियन ट्यूब में कम होता है। आईयूसीडी यूट्रस की लेयर को एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल बना देती है, जिसके कारण फर्टिलाइज्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब या फिर अन्य जगह पर इम्प्लांट हो सकता है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। देन तीसरा रीज़न है एक्टोपिक का लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि स्मोकिंग या फिर एडवांस्ड मैटरनल एज। स्मोकिंग सिगरेट में निकोटीन और दूसरे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब की अंदर की सतह पर मौजूद सीलिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस की ओर मूव नहीं कर पाता
आगे की ओर नहीं बढ़ पाता और वहीं ट्यूब में ही चिपक कर रह जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। स्मोकिंग फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को और हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पर भी असर डालती है, जिसकी वजह से एक्टोपिक की संभावना बढ़ जाती है। देन एडवांस मैटरनल एज की वजह से कैसे हो सकती है एक्टोपिक? इसमें एडवांस मैटरनल एज जब हो जाती है, जब मदर की एज अगर ज़्यादा हो जाती है, तो फैलोपियन ट्यूब की गति, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्षमता में गिरावट आ जाती है, जिससे कि फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। देन नेक्स्ट है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में एंडोमेट्रियोसिस, ये क्या है? ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती हैं, इस तरह की सेल्स फैलोपियन ट्यूब, ओवरी या फिर पेल्विक कैविटी में ही बढ़ने लगती हैं। एंडोमेट्रियम लेयर में जो सेल्स होती हैं, उस तरह की सेल्स इन जगहों पर भी बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ सकती है, रुकावट आ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इन्हीं वजहों से फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस तक फिर नहीं पहुंच पाता और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फैलोपियन ट्यूब मीन्स, अगर फैलोपियन ट्यूब में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी यानी जन्म से ही फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई डिफेक्ट है, जैसे कि ट्यूब का छोटी होना, टेढ़ी मेढ़ी होना या ट्यूब का पूरी तरह से डेवलप ना हो पाना, तो फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा और ट्यूब में ही रुक जाता है, वहीं इम्प्लांट हो जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के साइन सिम्टम्स और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।